आज की हमारी क्लास का टॉपिक है वैक्यूम ट्रायोड। तो आज की क्लास थोड़ा सा तभी समझ आएगी जब आपने प्रीवियस क्लास में वैक्यूम डायोड का जो मेन पोर्शन था, जो मैंने बहुत कोशिश की थी समझाने की, अगर वो टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है, जो कि स्पेस से रिलेटेड था कि वहाँ जब नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक लिमिटेशन थी वैक्यूम डायोड की। उसके बाद में जैसे कि प्रीवियस क्लासेस से मैं बताता चल रहा हूँ कि ये जो भी इन्वेंशन थी वो वैक्यूम के अंदर और बाद में सॉलिड्स के अंदर देखी गई थी। तो जब ये वैक्यूम के अंदर करंट प्रोड्यूस किया गया था, जिसमें थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ मैं। जैसे ये कैथोड था यहाँ पे और ये एनोड था। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते थे जब इसको हम हीट करते थे। तो हीट करने से जब इसमें कुछ मतलब वर्क फंक्शंस को वर्क फंक्शन मैंने बताया था एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको लेके इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर सरफेस पे आ जाते हैं। लेकिन अगर उनके पास मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा एनर्जी है तो वो यहाँ इकट्ठे होकर मूवमेंट भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ इस एनोड को जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, हमने यहाँ पे देखिए इसको प्लस से कनेक्ट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली इन इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो जितना ज़्यादा हम ये वोल्टेज लगाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हमने वहाँ देखा था कि ये पोटेंशियल ऑलरेडी बहुत हाई करना पड़ता है तब जाके वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। लेकिन यहाँ पे फिलामेंट को गर्म करने से क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे। तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? इस वोल्टेज पे, कि जितना ज़्यादा आप ये वोल्टेज बढ़ाओगे उतने ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो भी है हमारे पास यहाँ वोल्टेज जो भी है वो लिमिटेड है। तो जब वो लिमिटेड है तो यहाँ पे जो एनोड करंट है वो टोटली किस पर डिपेंड कर रहा है? इस पे, ना कि वो इसके हीटिंग फिलामेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। वहाँ का करंट, यहाँ जो एनोड करंट जिसको बोलते थे, वो डिपेंड कर रहा था इसके ऊपर। तो अब वो उसके अंदर एक लिमिटेशन होगी। तो अब ऐसा हम क्या करें कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ अट्रैक्ट करा सकें। और अट्रैक्ट कराने से क्या होगा कि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो एक एनोड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो एक तरह से वैक्यूम के अंदर करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। वो तो पिछले वाले में भी हो रहा था, लेकिन उस चीज़ से बचने के लिए जो स्पेस यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था, क्लाउड इकट्ठा हो रहा था, और उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो ऊपर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्या करें कि ये ऊपर की ओर जाएं, इलेक्ट्रॉन्स और जाएं। तो इसीलिए यहाँ पे नाम इसका है ट्रायोड। एक्चुअली इसमें क्या किया है ट्रायोड में, अभी ये सब मैं पढ़ाऊँगा। पहले फिगर से समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये एनोड एक हो गया, एक कैथोड हो गया। अब एक तो वो तो हो गया डायोड का। अब इसमें ट्रायोड का मतलब है एक चीज़ और जोड़ दी गई है, जी। जी का मतलब है यहाँ पे ग्रिड। इसका दूसरा नाम है कंट्रोल ग्रिड भी बोलते हैं। तो कंट्रोल ग्रिड क्यों नाम रखा गया है वो भी अभी बताऊंगा। तो इसका एक्चुअल में काम क्या है? तो इसका काम वही है जो वैक्यूम डायोड में प्रॉब्लम थी उसको ख़त्म करने के लिए। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो ग्रिड की इन्वेंशन थी, मतलब जिसने भी ये सोचा होगा वो बहुत बड़ा एक लैंडमार्क बन गया था आगे की इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ से ये चीज़ डेवलप या इन्वेंट हुई थी, क्योंकि ये चीज़ फिर आगे के डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गई थी। तो लैंडमार्क एक माना गया इसको। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो क्लास के एंड में बताऊंगा मैं। तो देखते हैं ग्रिड करता क्या है एक्चुअल में। यहाँ पे देखिए हमारी प्रॉब्लम समझते हैं, फिर देखते हैं कि ग्रिड ने ऐसा क्या सॉल्यूशन दे दिया। देखिए इस ग्रिड पे ये बिल्कुल, यहाँ फिगर में तो ये दिखाई दे रहा है कि ग्रिड इन दोनों के बीच में लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअल में। मैंने बताया भी है आपको कि इग्नू की बुक्स में बहुत गलतियाँ होती हैं। एक्चुअल में ये जो ग्रिड है वो बिल्कुल कैथोड के यहाँ पास में लगाई जाती है, और एक वो जाली टाइप होता है। तो वो बिल्कुल कैथोड के नज़दीक लगाया जाता है, ना कि इस तरह से बीच में। तो कोई बात नहीं, अभी जैसा है तो बना देना आप लोग भी एग्ज़ाम में। तो यहाँ ग्रिड को हमने क्या किया, एक किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट किया और उसका नेगेटिव पार्ट इससे कनेक्ट किया है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये ग्रिड हो गया, यहाँ पे ये कैथोड है। तो इसके बीच में अब एक जो भी वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको समझने के लिए हम भी जी के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी फॉर ग्रिड और के फॉर कैथोड। यहाँ जो है वो वी ए के है, यानी कि एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। अब होगा क्या, ये ग्रिड क्या करेगा, यहाँ पे इसका रोल क्या है कि यहाँ से अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और क्योंकि हमने इसको कुछ ना कुछ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है पहले से ही,
तो ये ग्रिड क्या करेगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। और यहाँ ऊपर इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव का, तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस ग्रिड के पास पहुंचेंगे और ग्रिड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली कौन खींच लेगा, ये एनोड। तो इस तरह से इसने यहाँ पे हम कोई एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। हम लोग अभी थोड़ी देर में इसकी करैक्टरिस्टिक भी देखेंगे कि बी जी के को अगर कांस्टेंट रखा जाए तब कितना करंट फ्लो होगा, अगर हम इस बी ए के को कांस्टेंट कर दें तब कितना करंट फ्लो होगा। करंट मतलब एनोड करंट की बात कर रहे हैं। एक बात दोबारा समझते हैं। तो अब देखो ये जो बी जी के है इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम कंट्रोल ग्रिड भी रखा गया है कि जैसे अब हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो उस हिसाब से इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो इसको, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा और फिर ये ऊपर सप्लाई कर देगा। एक तरह से उसको कम पावर लगानी पड़ेगी और इस ग्रिड के आने से फिर और आएगा इकट्ठा, तो कम करना है तो इसको कम कर दीजिए, तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देगा, मतलब कम कर देगा। इसीलिए इसका नाम कंट्रोल ग्रिड भी बोला गया है। तो चलिए समझते हैं कि वैक्यूम ट्रायोड क्या है। तो वैक्यूम ट्रायोड हैज़ अ थर्ड इलेक्ट्रोड आ गया, मतलब कैथोड और एनोड के अलावा, जिसका नाम क्या है, ग्रिड। ये बिल्कुल एक मैस लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, जैसा मैंने बताया एक जाली की तरह होता है और जो कैथोड के बहुत नज़दीक लगाया जाता है। तो इंट्रोड्यूस इन द, क्यों इंट्रोड्यूस किया क्या, क्योंकि नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन के बिल्कुल पास में। तो ये तो बिल्कुल कैथोड के ऊपर ही तो होता था, ये जो स्पेस चार्ज रीजन है वो कहाँ क्रिएट होता था, नेगेटिव वाला कैथोड के पास में, तो वहीं पे ये लगाया जाता है नियर टू द कैथोड। ठीक है, ये लिखा हुआ है लेकिन फिगर इन्होंने थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द ग्रिड देयरफॉर हैज मोर इफेक्ट देन एंड द एनोड, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था एनोड जो कनेक्ट है वो इस बैटरी से, तो ये पॉजिटिव है, तो ये एनोड करंट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत हाई पावर चाहिए। लेकिन अगर हम ग्रिड बीच में लगा देते हैं, ग्रिड बीच में लगा देने से क्या होगा, करंट फ्लो जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इस ग्रिड के ऊपर। वो जितने इलेक्ट्रॉन पहले अटैक करेगा फिर वहां जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको ये एनोड अपनी तरफ खींचेगा। द ग्रिड देयरफॉर हैज मोर इफेक्ट देन द एनोड इन कंट्रोलिंग द करंट फ्लो। ये चीज मैं अभी बीच में ही बता चुका हूँ। कंट्रोलिंग द करंट फ्लो का मतलब है इस बीजीके को हम कम ज्यादा करके इलेक्ट्रॉन्स को कितना ऊपर भेजना है कितना नहीं भेजना है वो ये ग्रिड कंट्रोल कर लेगा। इसकी पावर को कम कर देंगे, मान लीजिए बीजेके को हमने कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर वो जाने नहीं देगा, तो फिर अपने आप एनोड करंट कम हो जाएगा। और इसको अगर ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और वो ऊपर चले जाएंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो इस वजह से ये कंट्रोलिंग ग्रिड इसी वजह से नाम रखा गया है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर समझें तो वो क्या है, देखिए ये फिलामेंट है एक तरह से जो कैथोड को गर्म करता है। ये वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैथोड को। और कैथोड के ये पास में ये जो जालीदार टाइप या कुछ भी डैश लगा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रिड। फिर ये आपका एनोड है लास्ट में, और बिल्कुल लास्ट में कौन है आपका, इवैक्यूएटेड ट्यूब। ये फिगर क्लियर हो गया होगा। ग्राउंड का मतलब है नेगेटिव, हमने इसको कर रखा है ये नेगेटिव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द वोल्टेज ड्रॉप, ये मैंने फिगर में ही बता दिया था कि कंट्रोल ग्रिड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वी जी के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो एनोड और कैथोड के बीच में है उसको वी ए के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात आती है करैक्टरिस्टिक की, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग बहुत सारे चैप्टर अभी पढ़ने हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो जितने भी आगे टॉपिक्स आएंगे उसमें करैक्टरिस्टिक पूछे ही जाते हैं, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे अपने खुद के ताकि याद रख सको कि किस वाले। अब जैसे वैक्यूम हम ट्रायोड पढ़ रहे हैं तो वैक्यूम ट्रायोड का करैक्टरिस्टिक क्या होता है। जैसे वैक्यूम डायोड का बताया था, करैक्टरिस्टिक मतलब उसके वोल्टेज और करंट के बीच में क्या ग्राफ मिलता है। अब यहाँ तो इसके करैक्टरिस्टिक दो दो हैं, क्यों, क्योंकि दो करंट तो एक ही है आई ए, यानी कि एनोड करंट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बी जी के जो होगा ये कंट्रोलिंग ग्रिड का है यहाँ पे, तो इसको हम कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं और कॉन्स्टेंट भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पे वी ए के भी है, तो जब हम एक बार हम क्या करेंगे, बी जी के को कांस्टेंट रखेंगे और वी ए के, और यहाँ जो करंट होगा, यहाँ जो भी करंट फ्लो हो रहा है सपोज मैं उसको आई ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा कि एक बार हम वी जी के जो होगा उसको क्या करेंगे, हम लोग एक बार कांस्टेंट लिखेंगे, तो वो कांस्टेंट ले लेंगे मतलब वैल्यू कोई भी, और बी ए के और आई ए के बीच में ग्राफ देखेंगे, तो वो एक करेक्टरिस्टिक हो गया। तो एक करेक्टरिस्टिक हो गया इस तरह से। दूसरे में क्या करेंगे, हम वी ए के को कांस्टेंट ले लेंगे।
मतलब ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कांस्टेंट ले लेंगे और फिर ग्राफ देखेंगे VG के और IA के बीच में। तो वो हमारे दो दो करेक्टरिस्टिक हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ ये चीज़ वही लिखी हुई है कि एज कंट्रोल ग्रिड इज नियरर टू द कैथोड अ मच स्मॉलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अ मच स्मॉलर वोल्टेज अप्लाई। बहुत देखो, पिछले वाले में क्या था, ग्रिड जब नहीं थी तो हमें बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता था, 10 की पावर 3 10 की पावर 4 के आसपास। लेकिन ग्रिड लाने से क्या हुआ, अगर हम छोटा सा भी स्मॉल चेंज भी करेंगे वोल्टेज में, कहाँ लगा के, कंट्रोल ग्रिड पे, तो वो क्या करेगा, सेम चेंज ऑफ एनोड करंट, तो उसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और फिर वो आगे सप्लाई करेगा। तो कह रहा है कि सेम चेंज ऑफ एनोड करंट एज विल बी प्रोड्यूस बाय द मच लार्जर वोल्टेज अप्लाइड टू द एनोड ऑफ द ट्यूब। मतलब वो कहना चाह रहा है कि आप या तो एनोड पे बहुत सारा हाई मतलब वोल्टेज लगा दो, या फिर छोटा सा हमने ग्रिड पे लगा दिया, तो उससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम ही फ्लो हो रहा है। तो दिस एक्शन ऑफ कंट्रोल ग्रिड ऑल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ एम्पलीफिकेशन। तो एक तरह से बता रहा है कि ट्रायोड के अंदर ग्रिड ने एक एम्पलीफिकेशन का काम कर रहा है। एम्पलीफिकेशन मतलब बूस्ट कर रहा है उसको। तो अब आते हैं इनके करेक्टरिस्टिक समझने के लिए। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रायोड वी हैव टू कंसिडर 3 वेरिएबल्स, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, VA IA और BG के। ये बीच में जो डैश का साइन है ये डैश ही है, माइनस नहीं है। तो क्या लिखा है, मोस्ट कॉमनली यूज प्लॉट्स आर एनोड करेक्टरिस्टिक। तो एक बार हमने करंट, एनोड करंट लिया और ये वोल्टेज के बीच में ग्राफ देख रहे हैं, लेकिन क्या करके, जो VGK को कांस्टेंट रख के लिखा है, केप्ट कांस्टेंट। तो ये चीज़ मैंने जस्ट अभी पिछले पेज पे बताई थी कि एक बार BGK को कांस्टेंट रखेंगे और इन दोनों के बीच में ग्राफ देखेंगे। फिर दूसरी बार क्या बताया था कि BAK को कांस्टेंट रखेंगे और इन दोनों के बीच में ग्राफ देखेंगे। तो वैसे तो ये इंजीनियरिंग वगैरह में प्रॉपर प्रैक्टिकल वगैरह भी कराए जाते हैं, लेकिन इग्नू में उतना है नहीं। तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल के टाइम पे इनकी वैल्यूज़ को फिक्स करा जाता है जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, और फिर V और I के बीच में चेंज देखा जाएगा। मतलब BAK को हम कांस्टेंट रख देंगे और BGK की वैल्यू चेंज करेंगे और IA देखेंगे कि कितना करंट मिल रहा है। तो ये उसी के बीच का कुछ ग्राफ है, देखिए यहाँ पे 100 200 300 और ये 0 1 2 3 4 5 ये मिली एम्पियर में है और ये वोल्ट में है। तो पहले हमने क्या किया, ग्रिड को कांस्टेंट जीरो कर दिया। ग्रिड वाले पे जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो जीरो है। तब हमें इन दोनों के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। फिर हमने BGK को -0.5 वोल्टेज कर दिया, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगाया हुआ है वो भी समझा देता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो ग्रिड है वो कौन से से जो ये छोटा सा जैसे ये बनाते हैं तो ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है और ये जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव को। तो इसलिए जो यहाँ ग्रिड वाला जो वोल्टेज है वो नेगेटिव ले रहे हैं। एक बार जीरो लिया हमने, फिर एक बार नेगेटिव 0.5 ले रहे हैं, फिर 1 ले रहे हैं। तो इनको जब हम कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब एक बार जीरो लिया तो ये ग्राफ मिला, फिर नेगेटिव 0.5 किया तो ये वाला ग्राफ मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है -1 पे, फिर -1.5 पे ये, फिर -2 पे ये, -3 पे ये, और ये। तो इस तरह से ये VI करेक्टरिस्टिक मिल गया। तो एग्जाम में आपको जब ये एग्जाम में आता है तो आपको एक तो ये वाला मतलब सिंबॉलिक फॉर्म इसकी जो भी है ये आपको एपरेटस का बताना है, और दूसरा ये करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करना है, और बीच में थोड़ा सा ये भी लिख दीजिए। नेक्स्ट है कि अब हम BAK जो है उसको कांस्टेंट रखेंगे और BGK का और IA के बीच में ग्राफ देखेंगे, तो हमें ये मिलता है। देखिए यहाँ पे BGK है, इसके बीच में ग्राफ है, और किसके, IA के बीच में। लेकिन इस बार हमने BAK को कितना रखा, 250 वोल्टेज पे जब कांस्टेंट रखा है तो इसके बीच में ये ग्राफ मिल रहा है। फिर BAK को 175, तो ये ग्राफ ऑब्वियसली ये रटने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि मैं इसको चाहे कितना भी कैसे भी करके समझा दूँ, ये लाइनें थोड़ी रटा सकता हूँ कि ये ग्राफ कैसे याद करना है। तो ये आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड। और यहाँ सिलेबस में है नहीं उतना, अदरवाइज और भी चीज़ें बता सकता था मैं, लेकिन है नहीं उतना, पूछा नहीं जाता। और सिर्फ करेक्टरिस्टिक तो आपको ग्राफ बस ड्रॉ करना है ये। तो ये ग्राफ मिलता है। अब आगे देखते हैं। तो वैसे देखा जाए तो वो टॉपिक वहाँ ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसी के ऊपर छोटे छोटे कभी डेरिवेशन एक दो पेपर में मैंने देखे हैं, स्मॉल सिग्नल पैरामीटर बोलते हैं। तो अब उनको देखते हैं, बहुत ईजी है कि क्या है। स्मॉल सिग्नल पैरामीटर ऑफ ट्रायोड कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग आउट DC ऑपरेटिंग पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्सेज एंड रजिस्टर।
मतलब उस सर्किट के अंदर कुछ रेजिस्टेंसेस और वोल्टेज सोर्स लगा के देखा गया, देखें तो कुछ कांस्टेंट चीज़ें मिल रही हैं इनके ऊपर। वैसे तो ये मैथमेटिकल है, पर न्यूमेरिकल कभी कुछ नहीं पूछा गया है। लेकिन हाँ, ये इन चीज़ों की डेफिनेशन वगैरह पूछी गई है, तो डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला इसी तरह से आपको लिखना है। तो ऊपर जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ये ऑब्वियसली आपको बताना है एग्जाम में। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे याद करें। तो पहला क्या लिखा है, एनोड रेजिस्टेंस या प्लेट रेजिस्टेंस, एक ही बात है, तो मैं इसको आरपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी फॉर्मूला रटने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे याद रखोगे, ओम्स लॉ याद रखिए। क्या होता है कि V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तरह से रेजिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वोल्टेज और अपॉन में करंट। यही है फॉर्मूला। तो ये देखिए, ये क्या है, रेजिस्टेंस, कहाँ पे, प्लेट रेजिस्टेंस या एनोड रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होना चाहिए, ऊपर वोल्टेज होना चाहिए और नीचे करंट। तो देखिए ऊपर वोल्टेज है डेल्टा वी आई ए के मतलब एनोड और कैथोड के बीच का रेजिस्टेंस, वो वोल्टेज। फिर अपॉन में देखिए क्या चाहिए मुझे, करंट। तो ये रहा आपके पास डेल्टा आई ए। तो जब ये दोनों हैं, लेकिन हमें पता है वैक्यूम ट्रायोड के अंदर तो ये बीजे के भी तो होता है। और तो ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट लिया गया है। कांस्टेंट लेने का मतलब है इसकी एक कोई वैल्यू फिक्स कर दी गई है और फिर इनके बीच में रेशियो को देखा जा रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड या प्लेट रेजिस्टेंस। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, आरपी से। अब बात करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। तो ट्रांस कंडक्टेंस जो होती है, मतलब कंडक्टेंस, उसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रजिस्टिविटी का अपोजिट होता है एक तरह से। तो अपोजिट होता है तो आर का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/r इक्वल टू कितना बन जाएगा, एक तरह से आई ऊपर चला जाएगा और अपॉन में वोल्टेज। तो इसी को हम बोलते हैं कंडक्टेंस, यानी कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊपर आई है और नीचे वोल्टेज है। तो यहाँ पे हमने इस बार क्या किया, जीएम के अंदर। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम ऊपर प्लेट रेजिस्टेंस कर रहे थे तो बी जी के को कांस्टेंट रखा था। जब ट्रांस कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं तो बी ए के को कांस्टेंट कर दो, ऐसे आप थोड़ा याद कर सकते हो। तो इस बार हमने आई ऊपर रखना है और वोल्टेज नीचे। तो आई हम देखिए हमने ऊपर लिखा डेल्टा आई ए और नीचे डेल्टा वी, क्योंकि पिछले वाले में हमने बी जी के को कांस्टेंट रखा था और डेल्टा वी ए के फॉर्मूले में आया था। तो इस बार वी ए के को कांस्टेंट रखेंगे और डेल्टा वी जे के फॉर्मूले में आएगा। अब अगर इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों फॉर्मूलों को, यानी कि प्लेट रेजिस्टेंस को और ट्रांस कंडक्टेंस को, तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा आई ए कैंसिल हो जाएगा, ये इसके डिनोमिनेटर में है और जीएम के फॉर्मूले में ये न्यूमरेटर में। तो अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो एक नई क्वांटिटी मिलेगी वो, उसको हम बोलते हैं एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है, डेल्टा वी ए के अपॉन में डेल्टा बी जी के। तो क्योंकि वहाँ डेल्टा आई ए एक तरह से कैंसिल हो गया, तो उसको हम कह सकते हैं कि आई ए कॉन्स्टेंट है। तो म्यू की वैल्यू ये है। और देखा जाए तो ये किस तरह से और आया है, हमने जब आरपी और जीएम को मल्टीप्लाई किया है। तो म्यू की जो वैल्यू है वो है आरपी, यानी कि एनोड रेजिस्टेंस या प्लेट रेजिस्टेंस, और इनटू में जीएम का मतलब मैंने बताया है ट्रांस कंडक्टेंस। तो जैसा कि मैंने बताया कि वैसे तो न्यूमेरिकल बनते हैं इसके, लेकिन आपके ना तो बुक में दिए हैं और ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन ये चीज़ पूछी गई है कि डिफाइन करो ये स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स क्या हैं और उनका फॉर्मूला वगैरह बताओ। और जो आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल सिग्नल मॉडल्स, वहाँ पे भी ये यूज़ होगा अभी कि जीएम की जगह हम ये पुट करेंगे, म्यू की जगह ये पुट करेंगे, तो डिमांड के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि आप इस टॉपिक को छोड़ दें। मतलब अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें ये यूज़ भी होगा, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया वो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने लिया है कि स्मॉल वोल्टेज और करंट। तो जैसे कि इसी ग्राफ को समझते हैं, यहाँ पे आपको ये ग्रिड वगैरह लगाई गई है, उसी वैक्यूम ट्रायोड को यूज़ किया गया है किसी सर्किट के अंदर। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि जो वैक्यूम ट्रायोड है, कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्सेज और रेजिस्टेंसेस वगैरह लगा के फिर उसमें करंट वगैरह और ये जीएम, इन सब की वैल्यूज़ को निकालना है। तो एक बार तो हमने क्या किया, ये चीज़ आपको पहले ही पता होनी चाहिए कि जब हम सर्किट में इस तरह से ये कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे है पहले वोल्टेज सोर्स। तो इसको सिंपल एक सर्कल ड्रॉ कर दो और प्लस माइनस लगा दो वोल्टेज। और अगर इसके अंदर इस तरह का एरो बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं करंट सोर्स। बाकी इन दोनों ग्राफ में देखेंगे तो कुछ खास चेंज नहीं है, ये वोल्टेज सोर्स के नाम से है और ये करंट सोर्स के नाम से है। अब आगे देखते हैं। तो जो आई ए है हमारा एनोड करंट जो है,
इसको अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ग्राफ से इसका कुछ, जो ग्राफ का मतलब है मेरा, इनसे कोई खास लेना देना नहीं है, जो हमारे वोल्टेज सोर्स हैं और करंट सोर्स हैं। तो मैथमेटिकली ये चीज़ बड़ा अच्छे से समझ आएगी। देखिए, जिनके पास MT8 होगा, MT8 जिन्होंने पढ़ा होगा तो और ज़्यादा समझ आएगा। उनके अंदर एक टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसी से ये टॉपिक बहुत इजीली समझ आएगा। फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए, हमने जब क्लास स्टार्ट की थी अभी, तो देखा था कि जो एनोड करंट है वो टोटली किस पर डिपेंड कर रही है। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का, एनोड और कैथोड के बीच का। दूसरा किस पर डिपेंड कर रही है, वोल्टेज डिफरेंस किसके बीच का, ग्रिड और कैथोड के बीच का। तो एक तरह से जो आई ए है वो फंक्शन है, हमने मतलब डिपेंड कर रही है, मतलब फंक्शन ऑफ, ऐसे जैसे कहीं लिखा है z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये मैथमेटिकली बता रहा हूँ मैं, ये इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब होता है कि z जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे भी और y पे भी। तो अब जैसे मैंने एक बना देता हूँ ऐसे ही समझने के लिए, जैसे यहाँ लिखा है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो z है वो x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अब लेकिन मैं इसको जब डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कैसे बनाएं। तो इस z की जगह हम लिखेंगे डेल्टा z। अब देखिए, ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक को पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक को हम जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, और जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी इक्वेशन लिखने का बहुत अच्छा तरीका है, जैसे ये जो भी यहाँ लिखा हुआ है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या लिख दिया है, एक्स स्क्वायर। लेकिन मान लीजिए मैं इसको मिटा देता हूँ और आपके पास एग्जैक्टली ये है, जनरल फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो मैंने क्या कहा कि ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो y को कांस्टेंट मानिए। तो हम लिखेंगे कैसे, मान लीजिए मैं इस फंक्शन को, यानी कि z को या f को डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, पहले x के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ लिखेंगे डेल z। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, सपोज x के रेस्पेक्ट में, तो पहले मैंने लिखा डेल z अपॉन में डेल x। अब कौन बचा, ये y वाला। तो हम y को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, y के लिए डेल्टा y। या ध्यान रखिए, यहाँ डेल साइन यूज हो रहा है और जिसको कांस्टेंट ले रहे हैं वो डेल्टा y, इस तरह से। फिर प्लस, अब उल्टा कर दीजिए। अब z को हम करेंगे y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो ये आएगा डेल z अपॉन में डेल y। और किसके y के रेस्पेक्ट में किया है, तो अब किसको कांस्टेंट मानेंगे, x को। तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा x। तो इसी को बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये MT8 में पढ़ा है तो उन स्टूडेंट को ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और जिनके पास नहीं है, ये MT8 नहीं था, तो एक PHE 5 एक पेपर था, उसमें भी सेकंड ब्लॉक है शायद, उसके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई गई है और उसके क्वेश्चंस भी वहाँ दिए गए हैं। तो मेरा काम था यहाँ पे कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे यूज़ होगी, वो बताना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि z इक्वल टू क्या है, अगर कोई भी फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है और मुझे उसकी एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है दोनों को डिफरेंशिएट करके, तो एक को y को कांस्टेंट रख के x के रेस्पेक्ट में, और एक बार x को कांस्टेंट रख के y के रेस्पेक्ट में। तो क्या करना है, पहले हमने डेल z अपॉन में, सपोज x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल z अपॉन डेल x। फिर इनटू में y को कांस्टेंट रखा है तो डेल्टा y। फिर प्लस, जब आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल z अपॉन में डेल y, फिर x ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा तो डेल x। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको यूज करते हैं अपने टॉपिक में। अपने टॉपिक में यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे तो एनोड करंट है आई ए, जो कि डिपेंड कर रहा है एक बी ए के पे और एक बी जी जी के पे, ग्रिड कैथोड के बीच में। तो सेम जैसा अभी समझाया था उसी तरह से पहले हमने क्या किया कि डेल्टा आई ए लिखा, फिर इक्वल टू में इसी आई ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले वी ए के बी जी के रेस्पेक्ट में, देखो नीचे, और बी ए के को कांस्टेंट रखा है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो मैं इसको कर देता हूँ। एक बार फॉर्मूला देखते हैं, जीएम का फॉर्मूला देखते हैं।
जी एम के फॉर्मूले में डेल्टा बी जी के नीचे है, डेल्टा बी जी के नीचे, हाँ ठीक है। तो इसको पहले हमने बी जी के रेस्पेक्ट में किया तो वही साइन बना दो, हाँ थोड़ा सा चेंज है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसी का डेल लगा दो फिर, और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो वो इन्होंने नहीं की है, कि जैसे बी जी के रेस्पेक्ट में किया है तो वी ए के जो है कांस्टेंट है, इस तरह से लिखा जाता है। फिर इसी तरह से यहाँ पे जब वी ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बी जी के कांस्टेंट है, तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो चलेगा क्योंकि वो है ही कांस्टेंट। तो हमने क्या किया यहाँ पे पहले डेल्टा आई ए बी जी के रेस्पेक्ट में किया, फिर इंटू में डेल्टा बी जी के, प्लस फिर वी ए के रेस्पेक्ट में किया इंटू में डेल्टा बी ए के। अब ये जो डेल्टा आई ए अपन में डेल्टा बी जी की है, ये मैंने अभी दिखाया था, जी एम फॉर्मूला था, ये एज इट इज। फिर ये वाला जो है वो 1/RP था, तो ये एज इट इज, और डेल्टा बी के। फिर यहाँ से हमने क्या किया, जो डेल साइन है ये डेल्टा आई ए जो है, इसको हमने लिखा आई ए स्मॉल करके ए के रेस्पेक्ट में, डेल्टा बी जी के जो है इसको स्मॉल में करके लिख दिया है बी जी के, मतलब साइन थोड़ा सा बना दिए, जैसे ये है तो इसको हमने ये लिखा डेल्टा बी जी को बी जी के, और जो आपका डेल्टा बी ए के है उसको हमने स्मॉल बी ए के, मतलब वो डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन स्मॉल लेटर्स में हमने उनको रिप्रेजेंट किया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो वी ए के निकालना चाहें अगर हम इस यहाँ से, तो वही एलसीएम वगैरह लेके राइट साइड लेफ्ट साइड कीजिए, तो ये आएगा। और जो यहाँ पे जीएम है और आरपी है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये इक्वल टू होता है म्यू के, ये जीएम इंटू में आरपी किसके इक्वल है, म्यू के। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया कि वी ए के इक्वल टू आई ए आर पी, ये वाला जो है वो एज इट इज, और यहाँ से जीएम और आरपी को हमने म्यू लिखा और बी जी के एज इट इज। तो जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर कभी पूछे नहीं गए हैं, तो ये फॉर्मूला एज इट इज मतलब रहने दीजिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइव कर सकते हो आप, और एग्जाम में ड्राइव को पूछे गए, ड्राइव करने को आया हुआ है एक बार। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और देखते हैं इसी के अंदर, अगर मैं यहाँ जीएम और आरपी की जगह म्यू ना लिखूं तो क्या होगा, तो देखिए आरपी यहाँ भी है और आरपी यहाँ भी है, ये तो तब हो गया जब जीएम इंटू आरपी को हमने म्यू लिख दिया। मैं बात कर रहा हूँ कि जब जीएम और आरपी की जगह म्यू ना लिखें तो इन दोनों जगह से आरपी को कॉमन लिया जा सकता है, तो जब आरपी को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, आई ए माइनस जी एम बी जी के। तो हमने नेक्स्ट लाइन में वही किया हुआ है कि जो यहाँ से आर पी कॉमन था उसको डिनोमीटर में भेज दिया और ये आ गया आपके पास। तो इसके आने से मतलब ये भी एक तरह से फॉर्मूला बन गया अगर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते होते। तो ये क्लियर है, यहाँ टॉपिक यहाँ आपका ख़त्म होता है वैक्यूम ट्रायोड का। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे पूछे हैं अपने एग्जाम्स में। तो पहला तो ये है कि ड्रॉ सिंबल्स along with DC Biasing scheme for a vacuum triode, सिंबल बताना है। और ठीक है वैक्यूम, ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये तो आपको ये जो वैक्यूम ट्रायोड का ये वाला स्ट्रक्चर है ये पूछा गया है, इसको ड्रॉ करना है और थोड़ा सा बता दीजिए कि ग्रिड क्या है, तो आपके मार्क्स मतलब अच्छे खासे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मेन इस टॉपिक का था ग्रिड, और मैंने बताया भी था कि ग्रिड एक इस क्षेत्र में एक तरह से बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, लैंडमार्क इन्वेंशन उसको बोल सकते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में, तो पहला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको कि पढ़ाया ही है अभी जस्ट, कि ड्रॉ सिंबल अलॉन्ग विद डीसी बाइसिंग स्कीम फॉर अ वैक्यूम ट्रायोड, तो ये तो अभी बताया था। दूसरा देखते हैं, व्हाई इज द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड इलेक्ट्रोड यानी कि ग्रिड इन वैक्यूम ट्रायोड कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये चीज़ मैंने ऊपर भी पढ़ाते हुए बता दी थी, लेकिन फिर भी एग्जाम में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं कि इन अ वैक्यूम डायोड, ठीक है, मतलब पहले वैक्यूम डायोड का रेफरेंस देखिए, इन्होंने प्रॉब्लम बताई कि मेजर प्रॉब्लम क्या थी, कि प्रेजेंस ऑफ स्पेस चार्ज लिमिटेड ऑपरेशन, ये मैंने बहुत अच्छे से पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो दिस प्रॉब्लम वाज टेकन केयर ऑफ बाय इंट्रोड्यूसिंग अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। तो उसने जो ग्रिड है उसने इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया था, नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन को जो कि कैथोड के पास इकट्ठा होता है उसको उसने क्या किया कि ख़त्म किया। तो इसी को हम कंट्रोल ग्रिड बोलते हैं कि एज कंट्रोल ग्रिड इज मच नियर टू द कैथोड, अब मच स्मॉलर वोल्टेज भी अगर हम अप्लाई कर देंगे तो ये उतना करंट प्रोड्यूस कर देगा जितना कि पहले क्या हो रहा था
जब ये ग्रिड नहीं था तो जब हम हजारों वोल्टेज लगाते थे बी ए के बीच में, तब करंट प्रोड्यूस हो पा रहा था। उसके बजाय अगर हम एक ग्रिड लगा दें और छोटा सा उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, तब भी वो उतना उसके बराबर मतलब करंट को प्रोड्यूस कर पा रहा था। एक तरह से एम्पलीफाइंग एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी वजह से इसको एक लैंडमार्क माना गया। तो एग्जाम में लिखने का तरीका ये होगा कुछ आपका, हालांकि चीज़ें वही लिखी हुई हैं। और एक क्वेश्चन इस जो आज पढ़ाया है मैंने टॉपिक, उसमें से एक क्वेश्चन ये बनता है जो पूछा गया है, ड्रॉ सिंबल अलोंग विद डीसी बाइजिंग स्कीम फॉर अ वैक्यूम ट्रायोड। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैक्यूम टेट्रोड और पेंटोड ये स्टडी करेंगे।